इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुई है उसके बारे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को हुए ट्रेन हाईजैक के मामले ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने भी शर्मसार किया है। हालांकि पाक की सरकार, सेना और एक्सपर्ट इसके लिए भारत को जिम्मेदार मान रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का कहना है कि बिना विदेशी मदद के बीएलए के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना संभव नहीं है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक पुराना वीडियो क्लिप भी पाकिस्तान में वायरल है। इसमें वो कथित तौर पर बलूचिस्तान में अलगाव बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। इस वीडियो को पाक के टीवी चैनल हमले में भारतीय संलिप्तता के सबूत की तरह पेश कर रहे हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसमें भारत को किसी भी तरह से जोड़ने पर कड़ा एतराज जताया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके नजम सेठी ने समा टीवी से बात करते हुए कहा कि बीएलए ने जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया वो एक पूरे प्लान के बाद ही हो सकता है। ये एक दिन में होना मुमकिन भी नहीं है, इसमें लंबा टाइम लगता है। बहुत साफ है कि इसमें विदेशी हस्तक्षेप है। अजीत डोभाल ने तो 2014 में एलानिया कहा था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में हमला कराएगा तो हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। इसका वीडियो भी मौजूद है। नजम सेठी ने आगे कहा कि मुंबई हमले के बाद भारत ने नियम बदलने की बात कही थी। भारत का स्पष्ट रूप से कहना था कि पाकिस्तान को कीमत चुकानी होगी। भारत ने मुंबई और कश्मीर के लिए पाक को माफ़ नहीं किया और वो हमसे बदला ले रहे हैं। नजम ने यह भी कहा कि हम कह सकते हैं कि बलोचों को भारत में ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने ट्रेन हाईजैक के मुद्दे पर कहा कि 2014 में अजीत डोभाल ने स्पष्ट तौर पर बलूचिस्तान को अलग करने को लेकर पाकिस्तान को धमकी दी थी। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। इससे साफ है कि भारत की नीति क्या है। अजीत डोभाल ने 2014 में मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से 3 महीने पहले 21 फरवरी 2014 को तमिलनाडु के तंजावुर में नानी पलखीवाला मेमोरियल लेक्चर में एक भाषण के दौरान कहा था कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा नाजुक स्थिति में है। भारत ने अपना रुख आक्रामक किया तो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। आप पाकिस्तान एक बार मुंबई कर सकते हैं, पर याद रखिए आप बलूचिस्तान भी खो सकते हैं। डोभाल के इसी भाषण की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। आइए हम बात करें अमेरिका इसराइल की। अमेरिका और इसराइल ने गाज़ा के लोगों को पूर्वी अफ्रीका में बसाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने मुस्लिम बाहुल्य अफ्रीकी देश सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से बातचीत शुरू की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा के लोगों को पड़ोस के जॉर्डन और मिस्र में बसाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा था कि गाज़ा के 20 लाख से ज़्यादा लोगों को दूसरे देशों में बसाकर गाज़ा पट्टी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना को अरब देशों और फिलिस्तीनियों ने सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने अब गाज़ा वासियों को अफ्रीका ले जाने की योजना पर काम करने का संकेत दिए हैं। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक यह राजनयिक पहल गुप्त रूप से की जा रही है। अमेरिका और इजरायली अधिकारियों ने सोमालिया और सोमालीलैंड से संपर्क की पुष्टि की है। अमेरिकी अधिकारियों ने सूडान से संपर्क की बात स्वीकारी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बातचीत किस स्तर पर हुई है, इसमें कितनी प्रगति हुई है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार बातचीत में इसराइल मुख्य भूमिका निभा रहा है। जानकारी के मुताबिक सूडान ने अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं सोमालिया और सोमालीलैंड ने ऐसी कोई बातचीत होने से ही इनकार किया है। सूडान उत्तरी अफ्रीका के उन देशों में से है जिसने 2020 में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसा कर उसने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य किए थे। दो सूडानी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर एपी से कहा कि ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने के बारे में सैन्य नेतृत्व वाली सरकार से संपर्क किया है। दोनों अधिकारियों ने कहा कि सूडानी सरकार ने इस विचार को तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया है। सोमालीलैंड 3 दशक पहले सोमालिया से अलग हो गया था, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। सोमालिया अभी भी सोमालीलैंड को अपना क्षेत्र मानता है। सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर जोर दिया है। ऐसे में अमेरिका मान्यता के बदले फिलिस्तीनियों को बसाने का दबाव डाल सकता है। हालांकि सोमालीलैंड के अधिकारियों ने इस संबंध में बातचीत होने से इनकार किया है। इस प्लान का तीसरा देश सोमालिया है। सोमालिया फिलिस्तीनियों का मुखर समर्थक रहा है। देश में गाजा वासियों के समर्थन में बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं। सोमालिया के अफसरों ने गाजा के लोगों को शरण देने के संबंध में कोई बातचीत होने से इनकार किया है। वहीं केनिया के वकील और शोधकर्ता साम्बू चिपकोरी ने कहा है कि यह समझना मुश्किल है कि फिलिस्तीनी स्वशासन के लिए देश के मजबूत समर्थन को देखते हुए सोमालिया इस योजना पर सहमत होगा। ये हम बात करें बांग्लादेश की। मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हारून अल रशीद ने कहा है कि उनके देश के हालात बदतर होते जा रहे हैं। हारून अल रशीद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस पर देश में अराजकता फैलाने, सेकुलर ढांचा तोड़ने, कट्टरपंथियों का समर्थन करने और शेख हसीना सरकार गिराने की साजिश रचने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रशीद ने कहा कि बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और देश हर दिन गर्त में जा रहा है, लेकिन दुनिया सब कुछ देखकर भी चुप है।
उन्होंने पश्चिमी देशों से यूनुस के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी की है। हारून अल रशीद ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। अपने पोस्ट पर उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश पूरी तरह आतंक और अराजकता की गिरफ्त में है। रशीद का आरोप है कि यूनुस के शासन में मीडिया को दबा दिया गया और अत्याचार की खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इससे कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई है। यूनुस की देखरेख में कट्टरपंथी बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक पहचान को मिटा रहे हैं। ये लोग न केवल संग्रहालय, मूर्तियों और सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि सैकड़ों सूफी दरगाहों और हिंदू मंदिरों को भी इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। हारून का कहना है कि यूनुस के शासन में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष लोग डर में जी रहे हैं। हिज़्ब उत तहरीर, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे संगठन खुलेआम इस्लामी शासन की मांग कर रहे हैं। रशीद का दावा है कि जुलाई में हसीना की सरकार गिराने के समय से ही ये लोग देश के ताने बाने को कमज़ोर कर रहे हैं। अब इनको यूनुस की सह भी मिल रही है। रशीद का कहना है कि बंगबंधु मुजीबुर रहमान की ज़िंदगी शुरुआती वर्षों में बंगाली उपन्यास लिखने की वजह से यूनुस सरकार उन पर भड़की हुई है। रशीद लिखते हैं कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में बना था, लेकिन इस्लामीवादी इस पहचान को ख़त्म करने के लिए साजिश रचे हैं। उन्होंने कहा देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना दोनों ही चरमपंथियों का शिकार हुए हैं। रशीद का कहना है कि सत्ता हथियाने के बाद से यूनुस ने अपना मुखौटा उतार दिया है। अब पूरी तरह से साफ हो गया कि वह एक सुधारक नहीं बल्कि अत्याचारी शासक है। शेख हसीना ने जिस बांग्लादेश को वर्षों में निर्माण किया, यूनुस ने इसके खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है। वो सब कुछ खत्म करने में लगे हुए हैं। रशीद का कहना है कि इतिहास यूनुस को याद रखेगा, लेकिन नायक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे ठग के रूप में जिसने देश दुनिया को धोखा दिया। बांग्लादेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में मोहम्मद हारून अल रशीद को मोरक्को में बांग्लादेश का राजदूत नियुक्त किया था। मोहम्मद हारून अल रशीद बांग्लादेश सिविल सेवा कैडर के 20वें बैच से आते हैं। उन्होंने 2001 में सेवा में शामिल होने के बाद कनाडा में बांग्लादेश उच्चायोग में मंत्री और उप उच्चायुक्त के रूप में भी काम किया है। रोम, काहिरा, मैक्सिको सिटी और मैड्रिड में बांग्लादेश मिशनों में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। ये हम बात करें चीन की। दुनिया में ट्रेड वॉर की आंच अब बहुत तेज हो गई है। चीन ने शनिवार को कनाडा के कृषि और खाद्य उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिया है, जिसमें वैश्विक व्यापार में भूचाल आ गया है। यह कदम कनाडा द्वारा पिछले साल अक्टूबर में चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, ईवी, स्टील और एल्युमिनियम पर 100% और 25% शुल्क लगाने के जवाब में उठाया गया है। चीन ने कनाडा के रेपसीड तेल, तेल केक और मटर पर 100% और पोर्क व जलीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। चीन के कस्टम टैरिफ कमीशन के बयान के अनुसार ये नए शुल्क 20 मार्च से लागू होंगे। इनमें कनाडा के रेपसीड ऑयल, तेल से बने केक और मटर पर 100% अतिरिक्त शुल्क, कनाडा के पोर्क और जलीय उत्पादों, मत्स्य पालन पर 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका, चीन, कनाडा और मैक्सिको के बीच व्यापारिक तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। इस जवाबी हमले से साफ हो गया है कि चीन अब किसी भी देश को आर्थिक नीतियों का निंदा नहीं करेगा। इस फैसले का असर सिर्फ चीन कनाडा व्यापार पर नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा। कनाडा ने अक्टूबर में चीन से आने वाले आयात पर सख्त कदम उठाए थे, जिसमें चाइनीज़ ईवी पर 100% शुल्क और चीन से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 25% शुल्क शामिल थे। चीन के कस्टम्स अधिकारियों के अनुसार चीन ने बार बार कनाडा से इस फैसले को रोकने का अनुरोध किया था, लेकिन कनाडा ने बिना जांच किए ही ये व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंध प्रभावित हुए हैं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में ट्रेड वॉर भड़काने में लगे हैं। और ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि यदि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ट्रेड वॉर में घुसते हैं तो उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। अमेरिका, कनाडा, चीन और मैक्सिको के बीच पहले से ही ट्रेड वॉर जारी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ का दावा है कि चीन अपने उद्योगों को भारी सब्सिडी देकर वैश्विक व्यापार में अनुचित बढ़त बना रहा है। अब चीन कनाडा टैरिफ जंग के बाद व्यापारिक संबंध और ज़्यादा बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.